हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल अधूरी चाट पर, जिस पे कि आप सब सुन रहे हैं स्टोरी जिसका नाम है हमारी अधूरी कहानी। मोहब्बत थी मगर अंजाम न था। दोस्तों, आप सभी ने कोई कमेंट नहीं किया है कि मैं इस अधूरी कहानी को अधूरी पे छोड़ूं कि पूरे पे छोड़ूं। इसका मतलब आप सबको ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है। मेरी अच्छी नहीं लग रही है, कोई बात नहीं। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो यार। इतनी मेहनत से रिकॉर्ड करती हूँ, फिर इसके बाद एडिट करती हूँ, फिर इसके बाद डालती हूँ। हर रोज़ नहीं आ पाती है, मुझे पता है। उसके लिए सॉरी दिल से। चलिए आते हैं बिना किसी बकवास के स्टोरी पे। जैसे कि पिछले वाले पार्ट में आपने सुना था कि मरहा परी को सुला रही थी, उसके सर पर हाथ चलाते हुए सुला रही थी उसको। उसके दिमाग में फ्लैशबैक चलता है, मतलब वो सोचती है 3 साल पहले की बात, जिस दिन की उसने परी को गोद में लिया था। तो उसी दिन वो दिन अपने ऑफिस में थी, तो उसको पहले निखिल का फ़ोन आता है। निखिल बोलता है, देखो मरहा, तुम बिल्कुल भी लेट नहीं हो। मैं अगर तुम लेट हुई तो ये पार्टी में कुछ नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा ही नहीं मैं भी। तो मरहा बोलती है, ओके बस मैं निकल रही हूँ यार। और फिर निखिल फ़ोन रख देता है। तो वो शानवी से बोलता है, चलो वो अभी आ रही है। तो शानवी बोलती है, ओके चलो। तो अपनी परी को गोदी में लेती है। हाँ, परी निखिल और शानवी की बेटी होती है, और निखिल शानवी भी मरहा के साथ में ही रहते थे। जब वो बाहर रहती थी तब से वो भी निखिल पीछे ही आ गया था मरहा के। तो वो दोनों साथ में ही रहते थे, साथ में ही काम करते थे। उस दिन पार्टी थी, उन दोनों की एनिवर्सरी थी, जिसकी पार्टी एक बड़े से लग्जरी होटल में किया गया था। ये मरहा ने उन दोनों के लिए अरेंज करवाया था। तो ये तीनों अपने गाड़ी में बैठते हैं और वो अपने घर से निकलते हैं। और इधर मरहा ऑफिस में थी, उसको थोड़ा लेट हो रहा था। तो वो अपने असिस्टेंट से बोलकर वहीं पर एक कपड़ा अच्छा सा मंगवाती है, सूट अच्छा सा मंगवाती है। उसको भी लेट ही हो जाता है, इसलिए वो सोचती है कि मुझे घर पे जाने से अच्छा मैं यहीं से डायरेक्ट होटल पहुंच जाऊंगी, तो पार्टी में ही पहुंच जाऊंगी, वो अच्छा रहेगा। तो मरहा कपड़ा मंगवाती है, उसको अच्छे पहनती है, रेडी होती है अच्छे से, मतलब रेडी हो चुकी थी। और रेडी होकर डायरेक्ट वो पार्टी में पहुंचने वाली थी, इसीलिए वो वहीं पर रेडी होती है और वो निकलती है। और जैसे ही मरहा बाहर निकलती है, उसका फ़ोन बजने लगता है। वो पॉकेट से फ़ोन निकालती है अपना, देखती है कि निखिल का नंबर है। तो सोचती है कि शायद फिर से वो बोलने वाला है कि मैं लेट हो रही हूँ, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठाती है। और शायद ये भी बोलेगा कि तू अभी तक यहाँ पर पहुँची नहीं है, इसके लिए तो कॉल नहीं उठाती है। ऐसे ही पूरा रिंग बज के कट हो जाता है। अब मरहा जैसे ही गाड़ी का डोर ओपन करने वाली थी, इससे फिर उसका फ़ोन बजता है। तो सोचती है शायद कुछ और बात होगी, एक बार पिक ही कर लेती हूँ। तो वो कर लेती है और बोलती है, मैं बस 10 मिनट्स में पहुँच रही हूँ। तो उधर से आवाज़ आती है कि मैं हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, और ये जो थे इनका बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है। तो मरहा बोलती है, कौन कौन से हॉस्पिटल में? तो डॉक्टर उसको बोलता है, मतलब उसको एड्रेस बताता है। तो मरहा वहाँ से आती है हॉस्पिटल। तो मरहा पहले रिसेप्शन पर आती है और बोलती है कि मुझे यहाँ से कॉल गया था, किसी का भी अभी एक्सीडेंट हुआ है, वो कौन से रूम में? तो बताते हैं मरहा को डॉक्टर, वो बताते हैं कि मरहा को कि उनकी सर्जरी हो रही है अभी। तो मरहा बोलती है, कौन से रूम में? तो मरहा को बताते हैं। तो मरहा वहाँ पर आती है और आकर बैठ जाती है उसी रूम के सामने। तो डॉक्टर का आने का वेट कर रही थी और वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी डोर खुलने की आवाज़ आती है, तो मरहा खड़ी होती है, तो देखती है कि डॉक्टर बाहर आए हैं। तो मरहा बोलती है, डॉक्टर साहब कैसे हैं? तो डॉक्टर मरहा को बताते हैं कि मैं उनकी वाइफ की जान को नहीं बचा पाया, वो
जब यहाँ पर आई थी तो बहुत बुरी कंडीशन में थी, और जब जैसे ही यहाँ पर आए उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। तो मरहा रोने लगती है और बोलती है, डॉक्टर निखिल निखिल कैसा है? तो डॉक्टर उसको बोलते हैं वो किसी का नाम लेकर बुला रहे हैं, प्लीज़ उनको बुलवा लीजिए। मरहा बोलती है, वो क्या बोल रहा है? तो डॉक्टर बोलते हैं वो किसी मरहा का नाम ले रहा है, उनको बुला लीजिए, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मरहा बोलती है, मैं ही हूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं तो आप उनसे जाकर मिल लीजिए। तो मरहा अपने आंसू साफ करती है और बोलती है ओके, और वहाँ से आती है निखिल के पास और बोलती है, कैसा है तू? तो निखिल इतना साफ बोलने की कंडीशन में नहीं होता है, फिर भी मरहा को अपने पास बुलाता है इशारों से। तो मरहा उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, क्या हुआ? तो निखिल बोलता है, मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम दोगी? तो मरहा बोलती है, हाँ बोलना। तो निखिल थोड़ा टूटे फूटे लफ्जों में बोलता है कि सानवी कहाँ पर है? तो मरहा बोलती है, वो ठीक है, तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो। तो निखिल मुस्कुराता है थोड़ा सा और बोलता है, मुझे पता है कि सानवी कहाँ पे है, मगर मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले तुम इसे सुनो। तो मरहा बोलती है, हाँ बोलना, और उसका हाथ पकड़ लेता है मरहा का। तो मरहा भी उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, हाँ बोलना निखिल, बोल, तो क्या बोलना चाहता है? तो निखिल बोलता है कि क्या तू मेरी बेटी को अपनी बेटी मानेगी? तो मरहा बोलती है, यस यार, वो तो मेरी भी बेटी है ना। तो निखिल बोलता है कि मुझे पता है, मगर अब तुझे उसको हमेशा अपने साथ रखना पड़ेगा, वैसे भी मेरी फैमिली में कोई नहीं है। आ, आ, तो मेरी बच्ची मुझे बिल्कुल यतीम हो जाएगी और उसके पास तो कोई नहीं रहेगा। तो मरहा बोलती है, अरे यार नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, सच्ची में कुछ नहीं होने दूंगी, मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाऊंगी, हम सब साथ में रहेंगे। तो निखिल बोलता है, अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम 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 मुझसे वादा करोगी ना? तुम मेरी परी का अच्छे से ध्यान रखोगी ना? बोलो, तुम जल्दी मेरे से वादा करो, और तुम उसको अपनी बेटी बनाकर रखोगी ना? तो मरहा कुछ नहीं बोलती है, वो कुछ सोचने में लग जाती है। तो निखिल उसको बोलता है, बोलो बोलो मरहा, जल्दी मुझसे वादा करो। और उसकी सांसें मतलब लंबी लंबी सांसें लेने लगता है, मुझसे जल्दी वादा करो। वो सांसें लंबी लंबी लेने लगता है और उसकी आवाज़ भी एकदम से, अब निखिल का आवाज़ भी बदल चुका था धीरे धीरे, और वो लंबी लंबी सांस लेने लगता है ऐसे करके। तो मरहा का एक हाथ निखिल के हाथ में ही था और वो अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ पर रखती है और मरहा बोलती है, मैं वादा करती हूँ कि अब परी मेरी बेटी है, आज के अभी से वो मेरी बेटी है, मैं तुझसे वादा करती हूँ, और मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तभी निखिल का हाथ मतलब ढीला पड़ने लगता है एकदम से। तो हमारा बोलती है, हम सब एक साथ में रहेंगे, तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? तू नहीं जा सकता हम सबको छोड़कर, हम सब साथ में रहेंगे, बोल रही हूँ ना, तू क्यों नहीं सुन रहा है? कुछ तो बोल, तू नहीं जा सकता हमको छोड़कर, हम किसके सहारे पर जिएंगे? मरहा वहीं पर रोने लगती है जोर जोर से। तो डॉक्टर आते हैं, उसकी बॉडी को हाथ लगा कर चेक करते हैं, तो बोलते हैं इस नो नो। तो मरहा अपना सर निखिल के हाथ पर रखती है और रोने लगती है। तो डॉक्टर बोलते हैं, इनके साथ एक बच्ची भी थी, वो बिल्कुल सही है, सलामत है। तो मरहा अपना सर उठाती है और अपने आंसू साफ करते हुए बोलती है, कहाँ पे है वो? तो नर्स उसको लेकर आती है एक रूम की तरफ, जहाँ पर परी को बिठाए हुए थे। वो सिर्फ 7 महीने की होती है बच्ची, जो कि वो थोड़ा थोड़ा बैठने लगी थी और उसके सर पर हल्की सी बैंडेज लगी हुई थी और वो रो रही थी।
मरहा उसकी तरफ धीरे धीरे आ रही थी। तभी नर्स बोलती है, मैम इस बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ, अब तो इसका कोई नहीं है, अब आप इसको एक अच्छे से अनाथ आश्रम में छोड़ दो। तो मरहा बोलती है उसको, क्यों, मैं हूँ ना, मैं उसकी परवरिश करूँगी, आज से वो मेरी बेटी है। मरहा खन्ना की। तो नर्स बोलती है, आप अकेले कैसे इसकी परवरिश कर लेंगे, क्योंकि उसमें उसको पता होता है, वो पहचानती है कि मरहा खन्ना कोई मामूली हस्ती नहीं है, वो तो मरहा खन्ना प्राइम इंडस्ट्रीज की CEO है। तो नर्स बोलती है, मैम आप तो मरहा बोलती है, साइलेंट, मुझे कोई बात नहीं करनी है। और परी को गोद में उठाती है, पहली बार वो उठाती है और थोड़ा सा डरते हुए उठाती है, क्योंकि वो छोटे बच्चे को कभी उठाती नहीं थी। वो सब साथ में ही रहते थे, लेकिन उसको गोद में कभी नहीं उसने उठाया था अभी तक। वो बस परी को गोद में लेती है, उसको अपने कंधे पर आराम से लेती है, उसके पीठ पर हाथ चलाती है और मरहा आ जाती है बाहर, बोलती है, आज से तुम मेरी बेटी हो, अब इसके लिए मुझे चाहे सबसे लड़ना पड़े, मैं सारी दुनिया से लड़ूंगी। और मरहा परी को लेकर रिसेप्शन पर आती है और अपना सब जो होता है बिल पे करती है, और जो भी हॉस्पिटल में होता है पेपर वर्क वगैरह वो भी करती है, सब कुछ करती है। और उसको पूरी रात लग जाती है सब काम करने में, और फिर वो सुबह होते होते अपने घर पर आ जाती है। और जिसको अपना घर बहुत बहुत सोना लग रहा था, बहुत खाली काटने को दौड़ रहा था, सिर्फ परी भी उसकी गोद में थी, क्योंकि वो जब भी आती थी तो निखिल और शानवी साथ में रहते थे ना, तो ये लोग घर पे पहले पहुंच जाते थे। मरहा लेट से ही आती थी, ऑफिस के कामों में उलझी रहती थी। अब वो जैसे घर में घुसती है, उसके आवाज़ें चारों तरफ गूंजने लगती है, निखिल की, शानवी की। अब परी को तो अपने गोद में लेकर चल रही थी, लेकिन वो आती है अपना मन मार के, परी को सुलाती है और अपना भी थोड़ा फ्रेश होती है, वो भी सो जाती है फ्रेश होकर। उसका पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था, वो ऑफिस नहीं जा पाई थी, वो कई दिन तक ऑफिस नहीं जाती है, क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा था कि वो परी को पाले कैसे, उसका ध्यान कैसे रखे, वो ऑफिस का काम कैसे करेगी। ऐसे ही 2-3 दिन मतलब निकल जाते हैं। तो फिर वो एक दिन सोचती है कि वो ऑफिस नहीं जाएगी तो परी को भी, अगर जाएगी तो वो परी को भी साथ में ले जाएगी। तो वो ऑफिस जाने का पूरा इंतज़ाम करती है और वो ऑफिस आ जाती है। जैसे ही सब देखते हैं तो ऑफिस वाले लोग सब आपस में बातें करने लगते हैं कि ये बॉस किसको लेकर आई हैं, उनकी तो अभी तक शादी नहीं हुई है। तो मरहा अपना केबिन में डायरेक्ट चली जाती है और अपने असिस्टेंट को बुलाती है और बोलती है, और असिस्टेंट आती है तो बोलती है, मैम क्या हुआ। तो मरहा उसको बोलती है, तुम अखबार में इश्तिहार डालो कि कोई अच्छी सी नैनी चाहिए जो कि छोटी बच्ची का ध्यान रख सके और उसका सारा काम कर सके, और अच्छी भी होनी चाहिए, ईमानदार भी होनी चाहिए, सब इश्तिहार में लिख देना, ओके। तो सिस्टर मरहा बोलती है, ओके मैम मैं कर दूंगी। अब वो इश्तिहार डालती है, उनको एक अच्छी सी नैनी मिल जाती है, मतलब उसकी देखभाल करने के लिए। ऐसे ही वो 3 साल बीत जाते हैं और परी भी बड़ी हो जाती है। अब आते हैं आज के सीन पर, क्योंकि मरहा वहीं पर बेड से टेका लगाकर सो चुकी थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है तो मरहा की आंखें खुलती है तो देखती है कि परी तो उसके पैर पर ही सोई है। तो मरहा परी को उठाती है, साइड में, अपने साइड में लिटा देती है उसको अच्छे से बेड पर, और अपना उठती है अच्छे से, रेडी होकर नीचे आती है तो देखती है कि सब रेडी है। तो लक्ष्य से बोलती है, बच्चा तो क्या हम चलें स्कूल। तो लक्ष्य बोलता है, हाँ बेटी चलो। तो मरहा बोलती है, चलो। तो सुमन बोलती है, आप नाश्ता कर लीजिए फिर जाइए। तो मरहा बोलती है, नहीं, अगर मैं नाश्ता करने बैठ गई तो लक्ष्य का लेट हो जाएगा। तो सुमन बोलती है, नहीं, उसको अभी लेट नहीं हो रहा है, अभी आप पहले अपना ब्रेकफास्ट पूरा कर लो फिर उसके बाद जाना। अब मरहा क्या करे, फंस गई थी तो सोचती है कि चलो कर लेते हैं थोड़ा सा।
और बैठ जाती है, वो अपना नाश्ता करने लगती है। हो जाता है उसका नाश्ता तो लक्ष्य से बोलती है चलो, और वो दोनों बाहर आते हैं तो लक्ष्य बोलता है बड्डी, मुझे पता है आप मेरी टीचर से मिलना चाहती है ना। तो अमरा बोलती है कौन कौन टीचर? नहीं बच्चा, मैं तो बस आपको वहाँ पे छोड़ने जाती हूँ। तो लक्ष्य बोलते हैं मुझे पता है। तो मरहा उसके मौत पर हाथ रखती है और बोलती है चुप 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 चुप, और उसको पकड़ कर लाती है और गाड़ी में बिठा देती है और वहाँ से आती है स्कूल। और लक्ष्य जब स्कूल पहुँचता है तो बोलता है ओके बड्डी, अब मैं चलता हूँ और आप आज कैसे भी मिल लेना, ओके। तो मरहा उसको बोलती है ओके अब आप जाओ, और मरहा उसको गेट के अंदर तक लाती है छोड़ने। तो लक्ष्य बोलता है बडी ऑल द बेस्ट। तो मरहा बोलती है शरारती बच्चा, और लक्ष्य वहाँ से भाग कर चला जाता है अपने क्लासरूम में। और मरहा जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो देखती है कि आज अफीरा स्कूल के अंदर ही नज़र आ रही है। तो देखती है कि वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जा रही है, तो मरहा भी उसका पीछा करती है और वहीं पे वो भी आ जाती है, प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर ही खड़ी होकर जाती है आकर, और अफीरा की बातें सुनने लगती है कि उन दोनों में क्या बातें हो रही है। वो सब सारी बातें सुन लेती है, और जैसे ही अफीरा बाहर आने लगती है वो एक तरफ हो जाती है, मतलब वो छिप जाती है अफीरा से कि उसकी नज़र में न दिखे, और अफीरा वहाँ से चली जाती है। तो मरहा थोड़ा देर स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है अपने ऑफिस। और वो ऑफिस आकर अज़रा से बात करती है। तो अज़रा बोलती है मैम आपकी मीटिंग है इतने इतने बजे की है, वो बताती है। तो मरहा बोलती है ओके, मैं मीटिंग के बाद तुम्हारे घर चलूँगी। तो अज़रा बोलती है ओके मैम, और वहाँ से चली जाती है। तो मरहा के दिमाग में क्या चल रहा था ये किसी को नहीं पता था, ये अज़रा को भी नहीं समझ में आ रहा था। और जैसे ही अज़रा बाहर आती है तो जोया के पास कॉल करती है और बताती है कि आज मेरी बस यानी तुम्हारी फ्रेंड मेरे साथ हमारे घर आ रही है। तो जोया बोलती है ओके, तो तुम दोनों आना साथ में, आज मैं उसकी पसंद का खाना बना लूँगी। तो अज़रा बोलती है मेरे लिए तो कभी नहीं बनाई। तो जोया बोलती है तुमको फ़ोन पे ही लड़ाई करनी है? वैसे वो कितने दिन बाद हमारे घर आ रही है, वो भी डिनर के टाइम पर, तो क्या मुझे इसके लिए नहीं करनी चाहिए कुछ भी? और अगर तुम बोलो तो मैं कुछ नहीं करूँगी। तो अज़रा बोलती है नहीं यार, मैं तो बस मजाक कर रही थी सुना, बस आप अपना करो जो करना है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। तो अज़रा फ़ोन रखती है और अपना काम करती है, थोड़ा सा जो भी पेपर वर्क होता है ऑफिस में वो पूरा करके हो जाता है उसका, और मरहा का भी हो जाता है। और वो अपने केबिन में आती है और अज़रा को बुलाती है। तो मरहा अज़रा को बोलती है मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर करो और फिर चलते हैं घर पर। तो अज़रा मरहा के लिए कॉफ़ी भिजवाती है, और वो थोड़ा और कुछ बाकी था अपना कंपनी में वो करने लगती है, मतलब ऑफिस में उसका। और अज़रा ऑफिस के बाहर आ जाती है अपना काम करके पूरा करके। तो उसके पास वो जोया के पास कॉल करती है, तो बात करने लगती है। तभी मरहा बाहर आती है और उसके बैग पर हाथ रखती है और बोलती है क्या चल रहा है। तो अज़रा डर जाती है और वो पीछे मुड़ती है और बोलती है कौन है? तो मरहा बोलती है अरे यार मैं हूँ। तो वो ठंडी सांस से लेती है अरे यार आपने तो मुझे डरा दिया। बोलती है ओके मैम। तो मरहा बोलती है अब यहाँ पर मैम नहीं, अब मैं ऑफिस के बाहर आ गई हूँ। तो अज़रा बोलती है जी मरहा जी, अब चलो जोया आपका वेट कर रही है, उसी से बात कर रही थी, चलो नहीं तो डिनर ठंडा हो जाएगा, वैसे आपको डिनर हमारे घर पर करना है। तो मरहा बोलती है ओके तो चलो। ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं। तो मरहा अज़रा को बोलती है तुम जोया से वैसे बहुत प्यार करती हो ना? तो अज़रा बोलती है यस
हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। मगर मेरे घर वाले नहीं समझते हैं। तो मरहा बोलती है तो तुमने शादी कैसे कर ली? तो अज़रा उसको बताती है कि हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके थे। फिर उसके बाद मैं और ज़ोया एक ही कंपनी में जॉब कर रहे थे। फिर पहले से भी ज़्यादा, वैसे भी हम दोनों साथ में ही रहते थे, मगर हम दोनों में ज़्यादा बातचीत होने लगी थी। ना हम उसके बिना रह पाते थे, ना वो मेरे बिना रह पाती थी। उन हम दोनों में नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और ये बात मेरे घर वालों को पता लग गई थी, तो वो लोग मेरे लिए रिश्ता ढूँढ ढूँढ रहे थे। तो एक दिन मेरे घर पर अचानक से उस दिन का शायद दिन संडे रहा होगा। मेरे घर पर लड़के वाले आए थे उस दिन। तो मैं घर पर ही सो रही थी। तो मेरी मम्मी मेरे रूम में आकर बोलती है, जल्दी से रेडी हो जाओ, तुमको लड़के वाले देखने वाले आए हैं। तो मुझे गुस्सा आती है। तो मैं मम्मी को बोलती हूँ, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं वैसे भी मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी। तो मेरी मम्मी मुस्कुराती है और बोलती है, वो तो हमको भी पता है, और तुम अभी रेडी होकर नीचे आओ और ज़्यादा टाइम नहीं करना, वो लोग कब से आए हुए हैं। और मम्मी वहाँ से चली जाती है। तो मैं उठती हूँ और मैं ऐसे ही नीचे आ जाती हूँ और सबके सामने बोल देती हूँ कि मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन हैं और किसके रिश्तेदार हैं, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना है। मैं साफ-साफ बता देती हूँ कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है और मैं किसी से प्यार करती हूँ और हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। तो जो लोग मुझे देखने आए हुए थे, वो लोग उठकर वहाँ से चले जाते हैं और मेरे मम्मी-पापा को बहुत कुछ बोल के जाते हैं। मतलब वो लोग तो आराम से जाने वाले ही थे। बहुत बोलते हैं, "अरे! अपने लड़के को पहले देख लेते, तब रिश्ता भिजवाया होता। हम लोग फालतू का यहाँ पे आ गए हैं।" ऐसा-वैसा सब बहुत कुछ बोल के जाते हैं। तो मेरी मम्मी उनको बोलती है, "ये सब झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है।" लेकिन वो लोग चले जाते हैं। उसको मतलब मम्मी का मेरी बात नहीं सुनते हैं। अब उन लोगों के जाने के बाद मेरे मम्मी-पापा मेरे से नाराज़ हो जाते हैं, मुझे बहुत कुछ सुनाते हैं। मुझसे बोलते हैं, "अगर तुमको उसी लड़की के साथ रहना है, तो तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ।" तो मैं भी गुस्से में थी और मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। वहाँ जिस हालत में थी, उसी हालत से वो घर से निकल जाती हूँ और बाहर निकल कर मैं ज़ोया के पास कॉल करती हूँ। तो ज़ोया के घर जाती हूँ और उनकी मम्मी को बताती हूँ ये सब जो कुछ हुआ था मेरे साथ। तो उनकी मम्मी भी नहीं मान रही थी, मगर फिर हम दोनों ने बहुत समझाया उनको और फिर वो मान गई। फिर हम दोनों साथ रहने लगे और कुछ दिन ऐसे ही साथ रहकर फिर दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और फिर ज़ोया की मम्मी यात्रा पर चली गई। तो महा बोलती है, तो तुम दोनों ज़ोया के घर पर क्यों नहीं रह रहे हो? तो अज़रा बोलती है, अरे वो ज़ोया के पापा ने बहुत कर्जा लिया हो रखा था, तो वो लोग हमसे घर खाली करवा चुके थे, इसलिए हमको रेंट पर रहना पड़ा। तो मरहा बोलती है, अभी जिसमें हो वो? तो अज़रा बोलती है, ये भी रेंट का ही है। तो मरहा बोलती है, तुम इस घर को छोड़ दो और मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ। तो अज़रा बोलती है, नहीं, वहाँ पे तो आपकी सारी फैमिली रहते हैं, तो मैं पहले ऐसे ही रह लेंगे हम दोनों, हम ठीक है जहाँ पर हैं। तो मरहा बोलती है, अरे नहीं यार, यहाँ थोड़ी बोल रही हूँ, अरे यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरा एक बंगलो है, तुम दोनों उसी में शिफ्ट हो जाओ, अच्छा भी रहेगा और वहाँ पे किसी चीज़ की कमी भी नहीं होगी और वहाँ पर मेरे सर्वेंट भी बहुत सारे हैं। तो अज़रा बोलती है, मैं ज़ोया से, ठीक है, मैं ज़ोया से बात करके देखती हूँ। तो मरहा बोलती है, तो क्यों ना मैं ही कर लेती हूँ उससे बात। तो अज़रा बोलती है, तो और अच्छी बात है, क्या पता आपकी बात मान ही जाए। ओके ओके। अब ये लोग ज़ोया के घर पहुँचते हैं तो अज़रा और मरहा आते हैं। तो मरहा देखती है कि ज़ोया डिनर की मतलब पूरी तैयारी कर चुकी है और वो ज़ोया से मिलती है, उसको साइड हग करती है। तो ज़ोया बोलती है, मरहा से बोलती है, क्या लाऊँ तेरे लिए, कुछ ठंडा गरम चाय वगैरह?
तो अज़रा बोलती है, अभी ये तुम्हारी फ्रेंड जो है ना, वो वही नहीं रही। अभी ये मैडम चाय नहीं पीती हैं, ये तो ब्लैक कॉफ़ी पीती है, और वो भी विदाउट शुगर। तो मरहा उसकी तरफ देखती है गुस्से से, उसको कुछ नहीं बोल पाती है। तो वो सब तीनों एक साथ मुस्कुराते हैं मतलब। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ यार कमेंट तो कर दिया करो ना। ये स्टोरी मैं ऐसे ही ख़त्म कर दूँ कि इन दोनों को मिला के अधूरी पे ही ख़त्म करूँ कि मिला के ख़त्म करूँ? खुशी-खुशी कर ख़त्म करूँ या फिर थोड़ा इमोशनली ऐसे ही रहने दूँ? अधूरी है तो अधूरी ही रहने दूँ कि इसको कंप्लीट करूँ, ये पूछ रही हूँ मैं आप सबसे। प्लीज़ एक उँगली चलाने में क्या जाता है यार, एसएमएस कर दो बस, मैं जवाब दूँगी। तो दोस्तों गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय।